हेलो। हेलो। देखिए, जो अब अगला क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में बनता है वह ये बनता है, कंडीशनल बेल या सशर्त जमानत। यानी कि सशर्त सशर्त जमानत या कंडीशनल बेल या शर्तों के साथ जमानत। क्या सशर्त जमानत दी जा सकती है और उन शर्तों का उल्लेख करिए जो जमानत देते समय लगाई जा सकती हैं, ये क्वेश्चन। और लास्ट में हो सकता है पूछ ले कि अगर अभियुक्त जमानत की शर्तों का वायलेशन करता है तो उसका क्या परिणाम होगा। लास्ट में पुछल्ला जोड़ सकता है। तो आपको तीन एंगल से देखना है। एक तो सशर्त जमानत हम देखेंगे। दूसरा, सशर्त जमानत देने का प्रावधान अच्छे से याद रखना है कि यह प्रावधान कहाँ कहाँ है। तो आपका 437 के क्लाज 1 में है, यानी कि 437 का क्लाज 3 है। देखिए 1 नहीं है, आपका 437 का क्लाज 3 है। 438 का सेक्शन 438 का क्लाज 2 है। और इसके बाद 439 का क्लाज सेक्शन 439 का क्लाज 1 है। ये सीआरपीसी में लिखेंगे। तत्पश्चात आपका अगर पूछा जाए कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन का परिणाम क्या होगा, तो अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध है और आपको दिखाना पड़ेगा 229 ए आईपीसी। यानी कि आईपीसी से कोरिलेट कर लीजिएगा कौन सा, आपका 229 ए भी दिखाना पड़ेगा, जमानत की शर्तों का वायलेशन करना। इसके बाद एक पॉइंट और देखिए कि अगर जमानत की शर्तों का वायलेशन किया जाता है तो पहला परिणाम ये होगा कि अभियुक्त एक नया अपराध के दंड का भागी होगा और वह जो अपराध दिया गया है आपका, कह सकते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 229 ए में दिया गया है। और दूसरा प्रभाव ये होगा कि अगर जमानत की शर्तों का वायलेशन करता है अभियुक्त, तो इस आधार पर उसकी जमानत को कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो भाई याद रखना है तीन एंगल से। सशर्त जमानत क्या होती है, किन धाराओं के तहत दी जाती हैं, क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं, शर्त का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होगा। अब ये पुछल्ला अब कहाँ तक पूछे, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत दी जा सकती है तथा शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय जमानत को निरस्त कर सकता है। आपका सशर्त जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएं आपका 437 के क्लाज 3 में दिया गया है, 438 के क्लाज 2 में दिया गया है तथा 439 के क्लाज 1 में दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं। यानी कि अब तीनों आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपका बेयर एक्ट निकाल लेना है, 437 का क्लाज 3
बेयर एक्ट निकाल लेना है और बेयर एक्ट से ही लिखना है। देखिए 437 का क्लास 3 क्या कहता है, इसको देखा जाए। जबकि प्रश्नगत अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, यानी कि जिस अपराध में जमानत दी जा रही है उसमें दंड कितना है, 7 वर्ष या उससे ऊपर। या जब अभियुक्त आईपीसी के अध्याय 6, 16 तथा 17 यानी कि 6, 16 और 17 के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त आईपीसी के अध्याय 6 यानी कि 6, 16, 17 के अधीन आने वाले किसी अपराध या उसके दुष्प्रेरण या उसके प्रयत्न या उसके षड्यंत्र का आरोपी है, तो न्यायालय निम्नलिखित शर्तें आरोपित करेगा। करेगा का मतलब कि न्यायालय इन शर्तों को आरोपित करने के लिए क्या है, बाध्य। करेगा शब्द लिखा है, आखिर वो कौन कौन सी शर्तें हैं, कंडीशन है, देखिए कह करके कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अधीन हाजिर होगा। यानी कि पहला ये आया कि बांड के अनुसार जो अभियुक्त बांड भरा है उस बांड के अनुसार वह क्या होगा, न्यायालय में हाजिर होगा, एपियर होगा। तुरंत आपका सतर्क रहना है। यदि अभियुक्त बंध पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर नहीं होता तो यह एक दंडनीय अपराध होगा और आईपीसी की धारा 229 ए के तहत इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि हाजिर होने की बंध पत्र को की शर्तों का वायलेशन करना वर्तमान में दंडनीय अपराध है। और किस सेक्शन में आपका आईपीसी में जाएगा, 229 ए। दूसरा देखिए कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा। यानी कि जमानत तो दी जा रही है लेकिन पुनः ऐसा अपराध न करना, ये शर्त लगाई जा सकेगी, पुनः न करना। तीसरा कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसे कोई उत्प्रेरणा वचन धमकी नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं मिटाएगा या न्याय के हित में कोई अन्य शर्त भी न्यायालय लगा सकता है जो क्या हो, उचित हो। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय जमानत देते समय यह कंडीशन लगा सकता है कि जो व्यक्ति घटना के तथ्य के से अवगत हैं अगर वह न्यायालय में या पुलिस अधिकारी के समक्ष उस घटना का वर्णन करता है तो न तो आपका ऐसी दशा में प्रकट करने से ऐसा व्यक्ति नहीं रोकेगा या ऐसा व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऐसे बातों को प्रकट करने से नहीं रोकेगा और इसके लिए कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देगा। साक्ष्य को ऐसा व्यक्ति नहीं मिटाएगा। और अंत में है कि न्याय हित में जो उचित हो वह शर्तें भी न्यायालय क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो ये पहला पॉइंट रहा जहाँ की कंडीशन कौन कौन लगाई जा सकती हैं जमानत देते समय, ये बताया गया।
इसके बाद आपका देखना है 438 का क्लास 2 सीआरपीसी की धारा 438 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकते हैं, या यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देता है तो निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है, और उन शर्तों का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 438 के किस क्लाज में है? 2 में। 438 के किस क्लाज में? 2 में। अब 2 लिखना पड़ेगा छांट के, देखिए। यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले आपका कह सकते हैं कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा। यानी कि अग्रिम जमानत दी गई है, लेकिन जब जब पुलिस आपको बुलाएगी पूछताछ के लिए तो आप जाइए और पुलिस के समक्ष पुलिस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या दीजिए? जवाब। दूसरा, यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से नहीं रोकेगा, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऐसे व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, वचन या धमकी नहीं देगा कि वह ऐसी बातें प्रकट न करे। और अगला है यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से भारत नहीं छोड़ेगा। यानी कि अगर भारत से बाहर जाना है तो न्यायालय की क्या लीजिए? पूर्व अनुज्ञा से ही जा सकते हैं। अन्य शर्तें जो धारा 437 के क्लास 3 में दी गई हैं, यानी कि अग्रिम जमानत देते समय सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय उन शर्तों को भी लगा सकता है जिसका उल्लेख हमने कहाँ बताया था? 437 के किस क्लाज में? 3 में। अब आइए आपका 439(1) यानी कि सेक्शन 439(1) देखा जाए। धारा 439(1) में केवल और केवल यहाँ देखिए उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की जमानत देने और जमानत निरस्त करने का स्पेशल पावर दिया गया है। किसको किसको? उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को जमानत देने या जमानत निरस्त करने का स्पेशल पावर दिया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। तो 2 लाइन बस लिखना है। 439 के क्लाज 1 में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत की शर्तों को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, या बढ़ा सकता है, दोनों काम कर सकता है। यानी कि जमानत की शर्तों को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, या क्या कर सकता है? कम भी कर सकता है। ये दोनों काम किसको सौंपा गया है? कौन कर सकता है? तो 2 न्यायालय कौन कौन? आपका उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय। ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 लाइन लिख के निकल जाना है। अब जो पूछल्ला क्वेश्चन बनता है वो देखा जाए। अगर कोई व्यक्ति जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या परिणाम होगा? तो परिणाम 2 दिखाइएगा। पहला, जमानत का क्या किया जाएगा? निरस्तीकरण, वो मैं अलग बता चुका हूँ इसके पहले। और दूसरा क्या किया जा सकता है? वह एक नया अपराध करता है। और किस धारा के तहत वह अपराध है? तो आईपीसी की किस धारा के तहत? 229A के तहत। और वह दंड का क्या होगा? भागी। 2 कंडीशन दिखाना है, अगर पुछल्ला जोड़ दे तब जमानत निरस्त की जाएगी और आपका वह दंड का भागी होगा। आईपीसी के किस सेक्शन के तहत? तो 4 आपका 229A
अब आइए अगला चला जाए। आपका जो क्वेश्चन बनता है चाप 438 से बनता है अग्रिम जमानत। और इसमें आपका अगला भी क्वेश्चन बनता है कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर क्या है। यहाँ से आपका क्वेश्चन उठाना है आपका एंट्री से पेट्री बेल या अग्रिम जमानत या प्रत्याशित जमानत, इंग्लिश में एंट्री से पेट्री बेल। देखिए इसको अच्छे से देखिए, यहाँ से भी आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रत्याशित जमानत या गिरफ्तारी पूर्व जमानत या अग्रिम जमानत या पूर्वकालिक जमानत, इंग्लिश में एंट्री से पेट्री बेल से आप क्या समझते हैं। इसके प्रावधानों की विवेचना करिए और सामान्य जमानत यानी कि गिरफ्तारी के बाद जमानत और अग्रिम जमानत में डिफरेंस बताइए। अंतर भी पूछ सकता है पूछल्ला। आइए देखा जाए आपका सेक्शन 438। पहले आपका अगर अग्रिम जमानत की परिभाषा 2-3 लाइन दीजिएगा, फिर 1-2 लाइन अग्रिम जमानत का उद्देश्य बता दीजिएगा, 2-3 लाइन, ज़्यादा नहीं। और फिर सेक्शन 438 लिखना है और तत्पश्चात सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में डिफरेंस दिखा दीजिएगा। तो आइए शुरू किया जाए। पहले अग्रिम जमानत का अर्थ, उसके बाद उद्देश्य। देखिए अग्रिम जमानत का तात्पर्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व ही जमानत दे देना है। यानी कि अग्रिम जमानत का तात्पर्य किसी व्यक्ति को, आपका जोड़ लीजिएगा, अजमानती अपराध में, अजमानती जरूर जोड़ लीजिएगा, जमानती में नहीं। फिर एक बार देखिए, अग्रिम जमानत का तात्पर्य किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध में गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत दे देना है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसी क्षण शर्तों की पूर्ति होने पर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वह बांड भर दे तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में नहीं भेजा जाता, बल्कि क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूर लिखिए, या जुरिस्प्रूडेंशियल बेस हम कह सकते हैं। इसका विधिशास्त्रीय आधार यह है कि ऐसे व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाए जो अपनी व्यक्तिगत शत्रुता या दुर्भावना की संतुष्टि हेतु दंड विधि को गलत तरीके से प्रयुक्त करना चाहते हैं। फिर एक बार देखिए, इसका विधिशास्त्रीय आधार यह है कि ऐसे व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाए जो अपनी व्यक्तिगत शत्रुता या दुर्भावना की संतुष्टि हेतु, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए या दुर्भावना की संतुष्टि हेतु दंड विधि को अवांछनीय रूप से गलत तरीके से प्रयुक्त करना चाहते हैं। इसके बाद आपका उद्देश्य 2 लाइन लिख देंगे। उद्देश्य के बाद अब 438 बेयर एक्ट की भाषा लंबा है तो उसको थोड़ा शार्ट करके लिखा जाएगा। देखिए सेक्शन 438 हेडिंग क्या है, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। अब एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला खंड हम बता रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है कि
हो सकता है कि उसको किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और ऐसा न्यायालय या तो तत्काल आवेदन को अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। यानी कि देखिए, इतना पहले प्रावधान, फिर आपका प्रोविजो चला जाए। यदि किसी व्यक्ति को ये आशंका हो, क्या आशंका हो, यानी कि विश्वास करने का कारण हो कि हो सकता है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आपका आवेदन दे सकता है और आवेदन में ये मांग कर सकता है कि न्यायालय यह निर्देश दे कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो रिहा कर दिया जाए। तो जब ऐसी दशा में न्यायालय या तो आवेदन को तत्काल आवेदन को अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। इंटरिम, अस्थाई नहीं, कैसा? अंतरिम। प्रोविजो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ भी। यदि ऐसे न्यायालय में कोई यदि ऐसे न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित न किया हो या अग्रिम जमानत का आवेदन अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि अगर आपका अग्रिम जमानत दी नहीं गई या अग्रिम जमानत अस्वीकार कर दिया गया एप्लीकेशन, या कोई अभी अग्रिम जमानत पर आदेश नहीं हुआ, अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश नहीं हुआ, तो पुलिस को ये शक्ति प्राप्त है कि इस बीच पुलिस क्या कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। ये आपका 438 में दिया गया। अब आइए 438 जहां न्यायालय अंतरिम आदेश मंजूर करता है, वहां वह तत्काल एक सूचना जो 7 दिन से कम की नहीं होगी, अंतिम सुनवाई में सुनवाई के समय सुनवाई का उचित अवसर देने हेतु लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां न्यायालय अग्रिम जमानत का अंतरिम आदेश देता है, वहां न्यायालय लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एसपी को नोटिस भेजेगा, और अगली सुनवाई के कम से कम कितने दिन पहले नोटिस भेजेगा? 7 दिन। इसलिए कि ये लोग चाहें तो आकर क्या कर सकते हैं, अंतिम आदेश का विरोध। तो भाई नोटिस भेजी जाती है। आइए 438 देखा जाए। आपका यदि ऐसा न्यायालय उचित समझे, तब अंतिम सुनवाई वह अंतिम आदेश देते समय आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य कर सकता है। यानी कि अगर न्यायालय उचित समझे तो ये अनिवार्य कर सकता है कि जब अंतिम आदेश दिया जाए, सुनवाई हो, तो आवेदक यानी कि जो व्यक्ति अग्रिम जमानत क्या कर रहा है, मांग रहा है, वह न्यायालय में क्या रहे, हाजिर।
आपका 438 का क्लास 2 मुख्य रूप से शर्तों के बारे में है और शर्तें आपका अभी बताई गई थी, दोबारा न बताया जाए। यहाँ आपका अभी हमने सशर्त जमानत जब बताई थी तो 438 का क्लाज 2 उसमें बताया था, यानी कि अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय निम्नलिखित शर्तें आरोपित कर सकता है जो निम्नलिखित हैं। बता दिया जाए एक बार फिर। पहली शर्त यह है कि आवेदक अपेक्षा किए जाने पर पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आवेदक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को आपका न्यायालय के समक्ष तथ्यों के प्रकटीकरण को रोकने हेतु न तो कोई उत्प्रेरणा देगा, न कोई धमकी देगा, न कोई वचन देगा। आइए 438 का आपका क्लाज 3 देखा जाए और शर्तें बताई गई थी। खंड 3 आपका अति महत्वपूर्ण है, जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। देखिए अच्छे से, जब अग्रिम जमानत का आदेश न्यायालय ने दे दिया है और तत्पश्चात वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए तो ऐसी दशा में आदेश में ये लिखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। अब ये पूछा जाता है कि क्या अग्रिम जमानत का मतलब क्या हुआ, तो गिरफ्तार ही न किया जाए, ऐसा नहीं है। अग्रिम जमानत का मतलब कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत क्या की जाए, दे दी जाए। आभासी गिरफ्तारी ही सही, 1 सेकंड के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही, गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद क्या दे दी जाए, जमानत। ये भी केस एक आ जाइए आपका सलालुद्दीन अब्दुल समद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, यानी कि अब्दुल समद शेख वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक केस लिख दीजिएगा, अब्दुल समद शेख वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आपका उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि अग्रिम जमानत का आदेश सदैव के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि अग्रिम जमानत का आदेश हमेशा के लिए नहीं देना चाहिए। इसे सीमित अवधि के लिए मंजूर किया जाना चाहिए तथा जांच या विचारण न्यायालय को मामला सौंप देना चाहिए कि वह जैसे हो ऐसी स्थिति से निपटे, यानी कि कुल मिलाकर अनंत काल के लिए अग्रिम जमानत न दी जाए और विचारण न्यायालय को सौंप दिया जाए, जांच न्यायालय को, कि वह क्या करता है। इस प्रकार आपका अग्रिम जमानत का प्रावधान था, थोड़ा बहुत शार्ट करके बताया गया, समाप्त हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में क्या डिफरेंस है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर क्या है, तो इसको आप लिस्ट बना लेंगे कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में निम्नलिखित अंतर है। ये सामान्य जमानत और इधर अग्रिम जमानत, क्या क्या अंतर है, आइए एक एक करके आपका देखा जाए। पहला अंतर यह है कि सामान्य जमानत गिरफ्तारी के पश्चात ही दी जाती है,
यानी कि सामान्य जमानत सदैव कब दी जाती है, तो गिरफ्तारी के कब दी जाती है, बाद दी जाती है। जबकि अग्रिम जमानत सदैव गिरफ्तारी के पूर्व दी जाती है। याद रखिएगा पहला अंतर, सामान्य जमानत आपका कब दी जाती है, तो सामान्य जमानत सदैव गिरफ्तारी के बाद दी जाती है, लेकिन अग्रिम जमानत कब दी जाती है, गिरफ्तारी के पूर्व। ये पहला अंतर याद करके जाएंगे। दूसरा आपका मने वह प्राधिकारी बताएंगे जो सामान्य जमानत दे सकता है। तो सामान्य जमानत कौन दे सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी दे सकता है, फिर मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं और न्यायाधीश भी। तो सामान्य जमानत कौन दे सकता है पूछ ले, तो सामान्य जमानत आपका पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी दे सकता है, आपका मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और कौन दे सकता है, न्यायाधीश भी। लेकिन अग्रिम जमानत केवल और केवल 438 के तहत दो न्यायालय ही दे सकते हैं, सभी को पावर नहीं है। तो कौन कौन न्यायालय अग्रिम जमानत दे सकते हैं, तो एक तो कौन न्यायालय, सत्र न्यायालय, और दूसरा कौन न्यायालय, उच्च न्यायालय। यानी कि 438 के तहत अग्रिम जमानत देने का अधिकार किसको है, केवल दो न्यायालयों को। पहला न्यायालय है कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा हाई कोर्ट। ये दूसरा अंतर रहा। आइए आपका देखा जाए तीसरा अंतर देखा जाए। जो सामान्य जमानत दी गई है उसका प्रावधान 436, 436 ए, 437 और 439 में है। लेकिन अग्रिम जमानत का प्रावधान केवल एक सेक्शन में है, कौन से, आपका 438। माने अगला अंतर आपका ये भी अंतर महत्वपूर्ण है, सेक्शन भी अंतर दिखाएगा। तीसरा अंतर हम बता रहे हैं कि सामान्य जमानत के लिए जो सेक्शन है वह 436, 436 ए, 437 और 439 सामान्य जमानत। लेकिन अग्रिम जमानत के लिए एक ही सेक्शन है, कौन सा, सीआरपीसी का 438। अब आइए अगला अंतर चौथा देखा जाए। जहाँ तक चौथे अंतर की बात है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सामान्य जमानत दी जाती है वह जमानतीय अपराध में भी, जमानतीय अपराध में भी दी जा सकती है और अजमानतीय में भी। यानी कि सामान्य जमानत किस अपराध में, बेलेबुल ऑफेंस में भी, और किस में, नॉन बेलेबुल ऑफेंस में भी। लेकिन अग्रिम जमानत केवल और केवल आपका क्या की माने किस में दी जाती है, केवल अजमानतीय। फिर एक बार याद रखिए, सामान्य जमानत जमानतीय और अजमानतीय दोनों अपराधों में दी जा सकती है, जबकि अग्रिम जमानत केवल और केवल किस अपराध में, तो केवल अजमानती। ये याद रखना है। पांचवा ये, सामान्य जमानत में
यह अभियुक्त को रिहा कर दिया जाता है, यानी कि वह पहले से ही गिरफ्तार रहता है और उसे अभिरक्षा से क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, अभिरक्षा से छोड़ा जाता है। जबकि अग्रिम जमानत में, यानी कि सामान्य जमानत में, आपका अभियुक्त अभिरक्षा से रिहा कर दिया जाता है, क्या जेल से छोड़ दिया जाता है। जबकि आपका अग्रिम जमानत की जहाँ तक बात है, अग्रिम जमानत में न्यायालय निर्देश दिया देता है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया जाए तो जमानत दे दी जाए, यानी कि अभिरक्षा से नहीं छोड़ा जाता, बल्कि अभी तो वह गिरफ्तार ही नहीं हुआ है। तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय क्या निर्देश देते हैं कि जब उसे अरेस्ट किया जाए तो क्या किया जाए, उसे माने जमानत दे दी जाए। ये आपका पांचवा अंतर रहा। जहाँ तक छठवें अंतर की बात है, छठवां अंतर ये निकला कि सामान्य जमानत में लोक अभियोजक और एसपी को सूचना दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर एक बार देखिए छठवां अंतर, लास्ट अंतर। सामान्य जमानत में आपका जमानत देते समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एसपी को माने सूचना देना आपका आवश्यक नहीं है। कहीं उल्लेख नहीं है कि इनको पहले सूचित किया जाए। लेकिन अग्रिम जमानत देते समय अंतिम आदेश देने के पूर्व आपका लोक अभियोजक तथा आपका एसपी को 1 सप्ताह पूर्व, यानी कि 7 दिन पूर्व न्यायालय द्वारा सूचना दिया जाना आवश्यक है। तो किसमें सूचना दी जाती है और किसमें नहीं दी जाती, ये पॉइंट सतर्क रहना है। तो सामान्य जमानत में सूचना नहीं दी जाती, लेकिन अग्रिम में दी जाती है। कितने दिन पूर्व? 7 दिन। किसको दी जाएगी? एसपी और लोक अभियोजक, अंतिम आदेश दिए जाने के पूर्व। एक और अंतर आप निकाल सकते हैं कि सामान्य जमानत देते समय अभियुक्त का न्यायालय में हाजिर होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं कि वो हाजिर हो, जेल में है तब भी दी जा सकती है। लेकिन अग्रिम जमानत देते समय यदि न्यायालय उचित समझे तो ऐसे आवेदक को अंतिम सुनवाई के दिन उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है कि क्या करिए, अंतिम दिन जिस दिन सुनवाई हो उपस्थित रहिए। इस प्रकार अंतर निकाला गया और इस प्रकार आपका क्वेश्चन भी निकाला गया। एक क्वेश्चन 437 बचा है, वह घर पर देख लेना है। जमानत में एक क्वेश्चन बचा है, वह भी आज समाप्त कर दिया जाए। आपका डिफ़ॉल्ट बेल क्या है? देखिए अभी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है और टिप्पणी में पूछा जा रहा है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या है? डिफ़ॉल्ट बेल यानी कि व्यतिक्रम के कारण जमानत। अगला क्वेश्चन देखा जाए। डिफ़ॉल्ट बेल यानी कि व्यतिक्रम के कारण जमानत, या आप व्यतिक्रम के कारण जमानत। तो भाई व्यतिक्रम कैसे होगा? अगर क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम इतना जानते रहिए कि आप अपनी भाषा में 15 लाइन कम से कम लिख सकें। इतना जानते रहिए
देखिए आपका डिफ़ॉल्ट बेल या व्यतिक्रम के कारण जो ज़मानत होती है, उसका उल्लेख पहले तो सेक्शन पकड़ेंगे आपका 167 के क्लाज 2 में किया गया है। यानी कि डिफ़ॉल्ट बेल या व्यतिक्रम के कारण ज़मानत का प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 167 के क्लाज 2 में किया गया है। देखिए क्या बताया गया आपका, यदि किसी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया हो जिसमें 10 वर्ष से कम के कारावास का दंड हो, तो ऐसी दशा में यदि इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर और ऐसा अपराध किया हो जिसमें दंड मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 10 वर्ष का कारावास हो या 10 वर्ष से अधिक का कारावास हो, तो अन्वेषण 90 दिन में यदि पूरा नहीं होता और इस बीच अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो अभियुक्त जमानत पाने का हकदार होगा, साधिकार जमानत पाएगा। इसी को डिफ़ॉल्ट बेल या व्यतिक्रम के कारण जमानत कहते हैं। यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो समय दिया है उस समय के अंदर आपका पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ऐसी दशा में जमानत तब दी जाएगी जब अभियुक्त इसकी मांग करे। अगर अभियुक्त मांग नहीं करता तो वह जमानत नहीं दी जाएगी। यानी कि स्वतः मजिस्ट्रेट जमानत नहीं देंगे, क्या करना पड़ेगा अभियुक्त को, मांग। तो इसको बताया भी गया था पिछले लेक्चरों में भी डिटेल में, लेकिन एक शॉर्टकट में मॉडल बता दिया गया। कवर कहाँ से करेंगे, 167 के किस क्लास